वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स फेक एंड अनसाइंटिफिक। सो ये बेसिकली क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट साइंस सेज अबाउट हिंदुइज्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो फ्रेंड्स, आप ओरिजिनल वीडियो को भी जरूर देखिएगा और यदि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो गाइस चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो को, हिंदुइज्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिंदू स्क्रिप्चर्स बड़े ही साइंटिफिक हैं। अच्छा, साइंटिफिक, अबे साइंस अलग होती है, मिथ अलग होते हैं। स्क्रिप्चर्स मिथ है और माइथोलॉजी को साइंस से अलग रखना चाहिए। साइंस की बात करते हैं ये लोग। अरे भाई, मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, अब तू तो गोबर साइंस भी निकाल देगा। भक्त कहीं का। आप सभी ने कुछ इसी तरीके का वार्तालाप अपने लिब्रांडो दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस किया होगा जब भी आप उनके साथ कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन करते होंगे। लेकिन क्या आपके लिब्रांडो दोस्त ये बात कार्ल सागन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं, उनको बोल सकते हैं? दुनिया हमारे ग्रंथों को पढ़ कर ना जाने क्या क्या पेटेंट करा रही है, हम अपने ग्रंथों को गालियों पे गालियां दिए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के साइंटिस्ट भारतीय स्क्रिप्चर्स के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही साथ क्या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो साइंटिफिक हैं या नहीं हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। His name is Fritjof Capra. Fritjof Capra is teaching physics in the New York University. Now what happens, this whole thing inside, you think, oh, science is very great. Let me tell you a small, quick story. 1907, J.J. Thomson gets the Nobel Prize, who was the director of the Cavendish Institute of Physics in Cambridge. Nobel Prize for saying that electrons are particles. Fine, Nobel Prize. 1937, his own son, P.J. Thomson, gets the Nobel Prize 30 years later for saying that they are waves. Nobel Prize. 1932, Erwin Schrödinger says they are wavicles. They are neither waves nor particles. Nobel Prize. And 1925, who got the Nobel Prize in 1956, Werner Heisenberg said, you just don't know what an electron is. Because you just can't see it. How do I see Arun? When I look at Arun, a few photons from his body eject out and hit my retina, and then I know Arun is there. Now if one photon leaves an electron, the electron becomes non-electron. This is described in the scriptures thousands of years ago. What did it say? Asino vrajati duram, shayano jati sarvata. You have an electron which you can't see. And so beautifully said in the Gita, which is from the Upanishad, which says, Bahir antascha bhutanam. It is inside and outside of everything. Charam acharamevacha. It keeps moving. You're all, moving leptoquarks, but you look solid. It's Maya. Charam acharamevacha. It moves but looks non-move. Sukshmavatet avijnayam. So this is the beauty of it. It is so subtle that no vijnana can ever look at the electron. That's the beauty. ये बताए कौन है? ये हैं डॉक्टर वी.एम. हेगड़े, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एक ऑथर भी हैं और साथ ही साथ ये डायबिटीज रिसर्च सेंटर के को चेयरमैन भी हैं। मगर इनकी बात आप क्यों मानेंगे? ये तो देसी हैं और घर की मुर्गी दाल बराबर। इनको आप भक्त वक्त बोल के टरका भी देंगे। तो जरूरी है कोई विदेशी ऐसा कुछ बोले। तो ये सुनते हैं। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. अब ये बताए कौन है? ये हैं कार्ल सागन। और अगर आप साइंस की बात करते हैं मगर कार्ल सागन को नहीं जानते हैं तो भाई शास्त्रों में आप ही जैसे लोगों के लिए लिब्रांडो शब्द का प्रयोग किया गया है। खैर, कार्ल सागन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और आज की कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न स्पेस साइंस में इनका काम अद्वितीय है। कार्ल सागन अपनी किताब कॉस्मोस में लिखते हैं कि हिंदुइज्म इकलौता ऐसा रिलीजन है जिसमें टाइम स्पेस कॉरस्पॉन्ड करता है मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से। और हिंदुइज्म में एक नॉर्मल दिन रात से शुरू होकर
ब्रह्म दिन रात तक जाता है, जो कि टाइम स्पेस होता है 8.68 बिलियन ईयर्स का। सागन अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि ये जो टाइम स्पेस है ये सूर्य की एज से भी ज्यादा लंबा टाइम स्पेस है, अर्थ की एज से ज्यादा लंबा है और बिग बैंग के समय से आधा टाइम स्पेस है। ये बात एक साइंटिस्ट कह रहा है, ना कि मैं और आप या कोई और भक्त। अब आप सोचिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो के फॉर्म में ना होकर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में हो, तो आप सोचिए कि उसका इंपैक्ट, विजिबिलिटी और एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब कुछ ऐसी ही तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं अपने नए चैनल्स के साथ, जो कि हिस्ट्री और पॉडकास्टिंग पर बेस्ड है। तो कुछ ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज हम लेके आएंगे उन चैनल्स में। अब चलिए यहां से हम सीधा चलते हैं कार्ल सागन की किताब कॉस्मोस के पेज नंबर 213-214 पर। और इस पेज में क्या लिखा हुआ है जी? इस पेज में वो लिखते हैं भगवान शिव के नटराज अवतार के बारे में। और नटराज अवतार के बारे में लिखते हुए वो बताते हैं कि ये कॉस्मोस की पूरी जानकारी देने के लिए काफी है। वो बताते हैं कि नटराज अवतार में एक हाथ में, सीधे हाथ में सबसे ऊपर डमरू है, और जो डमरू से ध्वनि पैदा होती है वो सेम ध्वनि है जो क्रिएशन की ध्वनि है। कॉस्मोस का जो क्रिएशन है वो कुछ इसी ध्वनि से हुआ है। साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि नटराज के लेफ्ट हैंड में एक फ्लेम है, और वो जो फ्लेम है वो बताती है कि यूनिवर्स अभी नया नया क्रिएट हुआ है, वो अग्नि से क्रिएट हुआ है। और साथ साथ वो कहते हैं कि करोड़ों सालों के बाद ऐसे ही डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। इसी पेज पर कार्ल सागन आगे लिखते हैं कि जब यूरोपियंस हजारों साल पहले की बिब्लिकल थियोरी की बात करते थे, तब मायंस जो थे वो मिलियंस साल पहले की बात करते थे और हिंदूज बिलियंस साल पहले की बात करते थे। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कार्ल सागन महान साइंटिस्ट कह रहे हैं। कार्ल सागन की एक वीडियो सामने आई, ये नहीं पता कि वो डेट कब थी, कब उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, मगर वो वीडियो 15 मिनट लंबी है और वो वीडियो बात करती है कॉस्मोस के बारे में। वो वीडियो बात करती है केवल और केवल हिंदुइज्म क्या सोचता है कॉस्मोस के बारे में, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब कार्ल सागन को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए, There's so much of science in the Vedic wisdom that the Westerners now are trying to investigate. You go to any Indian university, they read Einstein's book. Einstein was a clerk in the patent office in Bern. But you go to Germany, do you know what they read? They read the Indian scriptures. The present president of the Max Planck Institute in Munich, with the best physics institute in the world, Hans-Peter Dürr, a good friend of mine, has got all our scriptures and he quotes these things. Now he has realized E is equal to M. You and I are taught E is equal to MC squared, isn't it? No, E is equal to M. And he calls it as A duality. And he was telling me, what is my nomenclature of A duality? Look at those Indian seers. They called it thousands of years ago as Advaita. No duality at all. Fascinating, isn't it? जर्मनी में लोग हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं इन द नेम ऑफ साइंस, और हम अपने ही स्क्रिप्चर्स को माइथोलॉजी, मिथ बोलकर मजे ले रहे हैं। और अभी मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, जो कि म्यूनिक में है, वहां पर ह्यूमन ब्रेन की स्टडी के लिए गीता पढ़ी गई, और गीता के आधार पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वो जो एक्सपेरिमेंट थे वो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही थे जैसे गीता में लिखा गया था। और इसका जो लिंक है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से तल्लीन होकर पढ़ना। हम सब ने स्वास्तिक देखा है, हमारे सभी के घरों में स्वास्तिक बनाया भी जाता है। हाँ, लेफ्टिस्ट आपको बताते हैं या फिर यूरोपियंस आपको बताते हैं कि जो स्वास्तिक है ये हिटलर वाला साइन है, मगर कोई आपको ये नहीं बताता कि जो स्वास्तिक है ये हिटलर वाला नहीं है, और हिटलर का हुक्ड क्रॉस हुआ करता था, उसका स्वास्तिक से कुछ लेना देना नहीं था। स्वास्तिक जो बनता है वो कैसे बनता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्वास्तिक बनता है ध्रुव तारे के अराउंड सप्त ऋषि से। सप्त ऋषि 7 तारों का समूह हमारे आकाश गंगा में, और वो साल के अंदर 4 पोजीशंस बदलता है, और
उन्हीं की पोजीशंस को ध्रुव तारे के अराउंड अगर हम रखते हैं तो बनता है स्वास्तिक। चलिए अब बात करते हैं सदी के सबसे महान, आर्ग्यूएबली सबसे महान साइंटिस्ट की, जिसने हमें टेस्ला कॉइल दिया, जिसने हमें ऑल्टरनेट करंट दिया, रेडियो दिया, जिसने हमें टेलीफोन दिया। जी हाँ, निकोला टेस्ला की। तो निकोला टेस्ला की ऑटोबायोग्राफी द लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला और उनके ऊपर लिखी गई दूसरी किताब द ग्रेटेस्ट अचीवर्स, उनके अंदर निकोला टेस्ला की जब बात करते हैं तो साथ साथ बात करते हैं वैदिक धर्म की। वहीं नील्स हेनरिक डेविड बोर जो कि एक फिजिसिस्ट हैं, डेनिश फिजिसिस्ट हैं, वो अपनी किताब द गॉड इज नॉट वन के पेज नंबर 144 में लिखते हैं कि भाई मेरे को जब भी क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो मैं उपनिषद पढ़ता हूं, मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं तो मैं उपनिषद पढ़ता हूं। योग हमारे पास हजारों सालों से था, मगर जब योग योगा हो गया तब हमने उसके महत्व को पहचाना। जब उसकी एक्सेप्टेंस विदेशों में हो गई तब हमने उसके महत्व को समझा। आज से कुछ साल पहले इंडियन साइंस कांग्रेस ने एक पेपर लिखा और उसमें बताया कि महर्षि भारद्वाज ने प्लेन बनाने की पूरी विधि बता रखी थी और एविएशन के ऊपर हमारे पास 97 बुक्स रखी हुई हैं और साथ ही साथ उसके अंदर 500 गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से प्लेन को बनाना है। और उन्होंने ये भी बताया कि प्लेन जो है, इसका यूज जो है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किया जा सकता है, जो कि हवा में उड़ सकता है। और इसी एविएशन स्क्रिप्ट्स के ऊपर साइंस टीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, 2-3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, वो आप देखिए। University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft. उसमें उन्होंने बताया था कि पूरे उसी हिसाब से जैसे इंडियन स्क्रिप्ट्स में लिखा है वैसे प्लेन बनाने का तैयारी किया गया और उसके बाद वो प्लेन हवा में उड़ा भी। Whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? मगर बड़ी ही आसानी से हम कह देते हैं तू तो भक्त है, तुम्हारे स्क्रिप्चर्स तो मिथ हैं, माइथोलॉजी हैं, इनमें कुछ रियलिटी है ही नहीं, साइंस और इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो भैया ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब है ये वीडियो, और ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज भी हम बनाना चाहते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते। तो यहाँ पर तो वीडियो एंड होती है और वीडियो में जो स्क्रिप्चर के बारे में बताया गया है और मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है रिगार्डिंग हिंदुइज्म, सनातन धर्म से रिलेटेड, और स्पेशली ये साइंस ने जो है इस पर काम किया है, इस पर नॉलेज मतलब उनको मिली है। जैसे कि जहाज़ की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि उन्होंने हिंदुइज्म के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये सब कुछ फॉलो किया, तो देखो आज वो जहाज उड़ाने में कामयाब हो गए। और ये बात सच है कि ये लोग जहाज उड़ाने में इस तरह से कामयाब हुए और हिंदुइज्म में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, उस पर काफ़ी सारी चीज़ों में ये रिसर्च किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको ट्राई किया तो उससे वो नतीजे निकल कर भी आ गए। तो खैर ये बात तो मुझे भी नहीं पता था, मेरी नॉलेज में ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट और यूनिक कह सकते हैं नॉलेज में आया। उसके बाद अगर हम बात कर लें हिंदुइज्म से हट कर, तो आप देखें कि आजकल साइंस जो है वो ज़्यादातर हिंदुइज्म पे फोकस भी कर रही है, स्पेशली भगवत गीता के ऊपर आप देखें तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। भगवत गीता को काफ़ी ज़्यादा नोट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके अंदर से नॉलेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुइज्म में उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, समझने को मिली हैं, जानने को मिली हैं, जिसके बाद उन्होंने एडवेंट की है ना, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो अब आप देखें तो और भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस जो है वो हिंदुइज्म और सनातन धर्म, भगवत गीता, रामायण के ऊपर काम कर रही है
क्योंकि हम देखें तो पहले वक्त में रामायण और भगवत गीता के टाइम पर जो है वो जितनी भी उनकी मतलब कि यात्रा हुआ करती थी भगवान जी की, और जितने भी उस टाइम पर होते थे, उस टाइम पे गाड़ियां तो हुआ नहीं करती थी, रथ होती थी एक, या फिर आसमानों पे परिंदों पे उड़ा करते थे, ठीक है, ऐसे ही था ना। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो उसी चीज को इन्होंने नोट किया तो कि अगर इस तरह से उड़ सकते हैं तो साइंस ने सोचा कि क्यों नहीं हम ये सब करेंगे तो हमें काफी कुछ पता चलेगा। खैर इसी तरह से अगर हम देखें तो शिव जी के बारे में मैंने सुना था कि वो स्विट्जरलैंड में वो नजर भी आए थे, मतलब इस तरह का मैंने सुना था। मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, क्योंकि काफी चीजें होती है जो हम सुनते हैं लेकिन बाद में आप फ्रेंड्स बताते हैं कि ये सच नहीं, ये तो गलत है। वेल गाइज, ओवरऑल अच्छा वीडियो था, हिंदुइज्म के बारे में जानने को मिला। वैसे मैं एक बात कहूंगी कि गुरुकुल में जिस तरह से पढ़ाया जाता है ना, वो रियल एजुकेशन होती है, और जो मतलब ये दूसरे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है वो मॉडर्न एजुकेशन होती है। तो मुझे लगता है मॉडर्न एजुकेशन के साथ आपको गुरुकुल की एजुकेशन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में आपको एक हिंदुइज्म से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप अपने कल्चर से जुड़े रहते हो, आपको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। और इसी तरह से फिर जो आजकल की बेसिकली ये जो डिफरेंस बताया ना, ये वही डिफरेंस है। जैसे मॉडर्न स्कूल से पढ़े हुए लोग जो है ना, वो जो गुरुकुल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वहां से पढ़े हुए लोगों को जो है ना वो फिर बोल रहे होते हैं, अरे तू आया बहुत बड़ा हिंदू हो, यहाँ पर तुम ये हो तुम वो, तो मतलब वो फिर उसके ऊपर भरम जताना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन बोथ जो है वो एजुकेशन लेवल में। तो आई थिंक कि गुरुकुल की एजुकेशन सबको प्रोवाइड करनी चाहिए, फैमिली को घर में भी डिस्कशन करती रहनी चाहिए रिगार्डिंग हिंदुइज्म के बारे में, ताकि लोगों को पता चले कि ये आज जिस धर्म को फॉलो करें ना, उसको गोरे आज साइंस के अकॉर्डिंगली वो लोग लेकर चल रहे हैं, तो उनको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, एडवेंट करने को मिल रहा है, तो काफी कुछ है सीखने के लिए। सो गाइज, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।